हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो बैच है उन सभी बच्चों के लिए है जो कि क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जो कि है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर है। ठीक है, जिसमें से हमने फोर्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा देखा है, लेकिन इस क्लास में उसको थोड़ा और इन डिटेल देखने वाले हैं। अगर हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, सैनिक स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने कंप्लीट किया है फॉसिल फ्यूल को, कम्बशन एंड फ्लैम को। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ रिप्रोडक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जो फिजिक्स के चैप्टर हो रहे हैं जैसे फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ये जो चैप्टर है इसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट में किया है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपस में लिंक तो है, बट ये टॉपिक समझने के लिए थोड़े से टफ पड़ते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बात तो अभी अभी सुना होता है कि ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, उसके बेस पे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आती है। वैसे बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है आपके में, इतना आपको डरने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन, बट आपको उसकी बेसिक्स भी नहीं पता, तो इसलिए बच्चों को इनसे डर लगता है। ठीक है, और आज की लर्निंग्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन में सबसे पहले समझेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। ठीक है, देन फ्लूइड फ्रिक्शन को समझेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है। और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये होने वाला है आज की हमारी लर्निंग्स में। कल की अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, नहीं देखा तो और अच्छे तरीके से समझिए कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने ऑलरेडी फोर्स को पढ़ रखा है। हमने क्या फोर्स को पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स मतलब पुश एंड पुल होता है। फोर्स का मतलब क्या होता है? पुश और पुल। ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि क्या करे, पोजीशंस में चेंज ला सके। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ऐसा क्या बोल सकते हैं इसे? ऐसी चीजें जो किसी की पोजीशन में चेंज लाए या फिर उसको रेस्ट पोजीशन ले, यानी मोशन से रेस्ट पे लेके जाए, रेस्ट से मोशन पे लेके आए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल फोर्स। अगर और ही सिंपल टर्म में कहूं तो फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल, खींचना, ढकेलना। क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, अब हमने फोर्स तो पढ़ लिया, बट फ्रिक्शन क्या है? देखो, फ्रिक्शन उसी से मिलता जुलता एक टर्म है, फोर्स से ही मिलता जुलता एक टर्म है। ठीक है, फ्रिक्शन। बट जो फोर्स है वो किस अपोजिट है? किसके? फ्रिक्शन। यानी जो फ्रिक्शन है किसके अपोजिट है? फोर्स के अपोजिट है। जैसे ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है? जो मोशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, मोशन को होने से रोकता है, किसी भी तरीके के मोशन को होने से रोकता है। ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया? सिंपल फ्रिक्शन बोल दिया। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसे ये बंदा यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, और जो फोर्स इसको खींचने से रोक रहा है, जो फोर्स इसे खींचने से रोक रहा है, वो फोर्स कौन सा? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसके पास भरपूर ताकत है कि इसको खींच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो सरफेस है ये इस पे क्या कर रहा है? इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इस बॉक्स को नहीं खींच पा रहा, नहीं पुल कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? फोर्स को अपोज किया जा रहा है, यानी पुल को अपोज किया जा रहा है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इसी को एक हमने नाम दे दिया क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है, मतलब अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? सॉलिड सब्सटेंस में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस में फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको मूव कराना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, और एक सरफेस पे मैंने क्या रखा है? एक सॉलिड बॉक्स रखा, और एक सरफेस पे मैंने क्या किया? पानी गिरा दिया है। क्या किया? सिंपल पानी गिरा दिया है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या अपनी पोजीशन को चेंज करेगा? ठीक है, ऐसा होना तो ये चाहिए कि भाई यहाँ पे ये है, इसको घिसक के यहाँ चले जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको घिसक के इस साइड चले जाना चाहिए, लेकिन ये जो है इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो उस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, अभी मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्सन के बिना भी फ्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो लगा रहा होता है वो कांटेक्ट की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? कांटेक्ट। हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स आता है। जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो
उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। सो ये ऑब्जेक्ट के बीच में और सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ना तो मूव करके इधर जा रहा है ना मूव करके उधर जा रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर, बट हम यहाँ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन भी इसका एक कारण है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड को मैंने गिराया तो वो क्या होगा, बहते बहते आगे की तरफ चला जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, जो वो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा। लिक्विड में उससे थोड़ा कम फ्रिक्शन लगता है, उसे जहां रखो उससे वो बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ठीक है। गैस की बात करूं तो गैस तो वैसे ऑब्वियसली फ्लो हो जाएगा। सबसे लीस्ट जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा किस पे लगेगा, गैस पे लगेगा। सो आई होप कि फ्रिक्शन आपको समझ में आएगा। ऐसा फोर्स जो कि फोर्स को अपोज करे, ठीक है, ऐसा फोर्स जो कि फोर्स को अपोज करे उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऐसा फोर्स जो नॉर्मल फोर्स को अपोज करे उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आप अपने दिमाग में इसको बैठा दीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्स है जब भी दो बॉडी आप एक दूसरे के ऑब्जेक्ट आएगी और जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगी तभी ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए सिंपल सा एक क्या है, बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स में हमने क्या किया, सिंपल थोड़ा सा फोर्स लगाया, ठीक है। क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया। तो जब हमने इसको फोर्स लगाया तो अगर मैं कंडीशन हटा दूं फ्रिक्शन की तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करके आगे चले जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बीच में और इस सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हमने नाम दिया फ्रिक्शन, और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, मोशन में नहीं गया है। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें मोशन नहीं होता। क्या नहीं होता, मोशन नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट मोशन नहीं होता, ओके। वहीं हम बात करें, यहाँ एक बॉक्स है, हमने यहाँ पे फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, हमने स्लाइडिंग फोर्स को क्या किया, बढ़ा दिया। ये जो फोर्स था हमने जो इस पे लगा रहे थे आगे की तरफ, इसको मैंने बढ़ा दिया किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो इसने कौन सा मोशन किया, सिंपल से स्लाइडिंग करने लगा। क्या करने लगा, स्लाइडिंग। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। और जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, उसको हमने नाम दे दिया क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दे दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेम केस रोलिंग में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो कैसा मोशन हो गया इसका, रोलिंग मोशन। तो इस पे किस तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सिंपल इनके मोशन की वजह से इनको नाम दिया गया है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टैंड पे, मतलब सिंपल रेस्ट पोजीशन में, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दिया गया। ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे दिया नाम, जो इस पर फोर्स लग रहा होगा अपोजिंग। यहाँ रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट तो हो रहा है, तीनों केस में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। रोलिंग के केस में उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा गया है, रोलिंग मोशन केस में। स्टैटिक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, नो मोशन में है, तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया। स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और भी डीप में समझते हैं इसको एक एक करके। तो सबसे पहले बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो डेफिनेशन से समझिए कि जब एक बॉडी मूव करना चाहती है, ठीक है, मूव करना चाहती है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, मूव करना चाहती है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, तो उस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एक नाम दे दिएगा सिंपल, स्टैटिक, ठीक है। उस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है लेकिन मोशन नहीं हो रहा, नो मोशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में ही है, ठीक है, तो उसे हमने नाम दे दिया स्टैटिक पोजीशन। ये मैक्सिमम कम होगा। अब आप ही सोचिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया तो इसने मूव करना तब भी स्टार्ट नहीं किया, और फोर्स लगाया, मूव करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने और फोर्स लगाया, फिर इसने मूव करना स्टार्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जितना जब भी मूव करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और उसी टाइम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स को अपोज करने के लिए जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम आ गया कि फोर्स जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका, मोशन करना स्टार्ट कर चुका होगा, ओके। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करेगी, चलना एकदम से स्टार्ट करेगी, उस टाइम पे ये फोर्स सबसे ज्यादा होगा। देखो ऑब्जेक्ट स्टेट मतलब रेस्ट पोजीशन में तब भी फ्रिक्शन लग रहा है,
मूव कर रहा है तब भी फ्रिक्शन कर रहा है, रोल कर रहा है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब सबसे ज्यादा होगा, जब वो बॉडी स्टार्ट करना स्टार्ट करेगी, उस मोमेंट पे जो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा होगा। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, आपको याद रखना है क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो आई होप कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग की बात हो रही है ना कि स्लाइडर की बात, स्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। स्लाइडिंग, आपने स्लाइडर झूला भी झूला है, कोई दिक्कत है नहीं, आपने देखा है स्लाइडर कैसा होता है। तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है तो स्लाइड कर रही होगी तो किसी न किसी सरफेस पे स्लाइड कर रही होगी, ठीक है। तो उस तरीके के जब उस टाइम पे जो फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आप फ्रिक्शन को फोर्स से अलग करके मत समझिए, आप एक ही चीज समझिए, बट ये क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। पहली बात, लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन से ये क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, देखो फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। बट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये मूव कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स था, जिस टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स हो, जैसे इस केस में अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में, स्टैटिक के कंपेयर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होगा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बट ज्यादा टफ लेकर के मत चलिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम आएगा, जब कोई बॉडी स्लाइड कर रही होगी। किससे कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, नेक्स्ट बात आती है रोलिंग फ्रिक्शन की। अब मैंने सबसे पहले ही आपको समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करना चाहता है, उसके मोशन को रोककर, कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में जाना चाहता है बट उस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स है, मोशन अपोजिंग फोर्स, उसको हमने नाम दिया क्या, फ्रिक्शन नाम दिया। क्या नाम दिया, फ्रिक्शन नाम दिया है। तो ये स्टैटिक में सबसे ज्यादा था क्योंकि मोशन बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। रोल स्लाइड करने लग गया, कम हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रोल करने लग गया, अब रोल करने से क्या होगा, उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक के केस में क्या हो रहा था, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम नहीं हो रहा था, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ देखो कितना बड़ा एरिया इसका है, ये पूरा इसका जो सरफेस है ये पूरा इसका सरफेस पे आ रहा होगा, मतलब कांटेक्ट में आ रहा होगा। बट रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ये वाला पार्ट सिंपल कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट घट गया सरफेस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो ये किससे कम होगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होगा। कब काम करेगा, जब कोई बॉडी रोल कर रही होगी, ठीक है, रोल ओवर द सरफेस। जब भी कोई बॉडी रोल कर रही होगी तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, ये कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और सिंपल सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन से ऑब्वियस से कम होगा। क्यों, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ओके, तो ये हो गई सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फोर्स के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर उससे कम है क्या, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उससे कम है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपको समझना होगा। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम कर रहा होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है। स्लाइडिंग कब कर रही होगा, जब कोई बॉडी मोशन में होगी और वो स्लाइड कर रही होगी, ठीक है। रोलिंग कब कर रहा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और वो रोल कर रहा होगा। सिंपल सी चीजें थी, बहुत ही सिंपल चीजें। मोशन फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, बस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओके, आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हमें कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो कि ऐसे फैक्टर्स देखना है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट और रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा रफ सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, इसको आपने फोर्स लगाया, इसको आपको स्लाइड करके या फिर आपको ढकेल के इसको आगे यहाँ इस पोजीशन तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपको लेके जाना है, ठीक है। अब लेके जाना है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ये
ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हो। क्या कर रहा होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सरफेस की बात करो तो अगर सरफेस हमारा स्मूथ रफ है, सरफेस हमारा कैसा है, रफ है, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं सिंपल एक फ्लैट ब्रेंच पे एक किसी चीज को ढकेलना चाहता हूँ फ्लैट सरफेस पे, या फिर किसी चीज को मैं टाइल्स पे ढकेलना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि जो टाइल्स होती है बहुत ज्यादा फ्लैट होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं किसी चट्टान या किसी पत्थर पे किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स सहना पड़ेगा। क्यों? उसमें मुझे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो सर्फेस होगा थोड़ा रफ होगा। कहने का मतलब क्या है कि रफ सर्फेस होगा उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन बढ़ेगा, है ना। रफनेस जब बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप बढ़ेगा, और स्मूथनेस जितना ज्यादा रहेगा, फ्लैट जितनी ज्यादा चीजें रहेंगी, वो उससे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल क्या निकल समझ में आया कि हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि एरिया मतलब कैसा सरफेस है या कैसा ऑब्जेक्ट है, इस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा इजी टू कैरी होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने बैग्स देखे हो, ठीक है, आपके बैग्स में व्हील नहीं होते, लेकिन ट्रॉली बैग्स आते हैं जिनमें क्या होता है, व्हील होता है। तो अगर आप बिना व्हील के किसी चीज को घसीटते हैं, ठीक है, खींचते हैं, तो क्या होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। और उसी ऑब्जेक्ट को आप उसी उतने ही वजन की उसी बैग को अगर आप उस पर व्हील पे लेके चलोगे तो आपको उस पर क्या होगा, कम फ्रिक्शन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हट गया, पहली बात। दूसरी बात, उसने स्लाइडिंग से रोलिंग पे आ गया तो और फ्रिक्शन कम हो गया। सिंपल समझने का मतलब यही था, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमें कम महसूस होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा या फिर ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा हमें फ्रिक्शन फोर्स महसूस होगा। तो रफनेस मतलब फ्रिक्शन बढ़ना, स्मूथनेस मतलब फ्रिक्शन का घटना। ठीक है, नेक्स्ट, शेप डिजाइन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग एरिया ऑफ कांटेक्ट होते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब जब हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ कम हो रहा होगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ कम हो रहा होगा, किसके साथ कम हो रहा होगा, सरफेस के साथ कम हो रहा होगा, तो क्या होगा, हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन महसूस होगा, बट एरिया कम हो गया तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर कॉन्टेक्ट एरिया रिजल्ट इन लेस फ्रिक्शन, जितना ज्यादा स्मॉलर एरिया होगा उतना हमें कम फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए रोलिंग ऑब्जेक्ट सबसे कम फ्रिक्शन महसूस करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि उस पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपॉन द स्लाइडिंग बॉडी, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्लाइडिंग बॉडी, हायर नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द ग्रेटर मास और वेट इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन स्लाइडिंग सरफेस। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास क्या होगा, ज्यादा मास है, ज्यादा मास मतलब उसका ज्यादा वजन है। ठीक है, ज्यादा मास है, उसका वजन है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, हायर नॉर्मल फोर्स, हमें नॉर्मल फोर्स जो होगा ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर उसके पास मास ज्यादा है और उसके पास वेट ज्यादा है, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा बिटवीन स्लाइडिंग सरफेस। ठीक है, स्लाइडिंग सरफेस के बीच में बढ़ रहा है, याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में, रोलिंग सरफेस के बीच में नहीं बनेगा, रोलिंग में तो सिंपल से चल रहा है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर मास ज्यादा है या फिर उसका मैं कहूँ सिंपल वजन ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन हमें महसूस होता है। तो मास पे, वेट पे भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन हमें महसूस होगा, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ यहाँ पे एक टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल आपको समझना है इसको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अभी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन ये आपको काम आएगा कैलकुलेशन के बीच में। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मेजर्स द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको ये जो काम आएगा, ये काम आएगा आपको कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये एक सरफेस है, ग्रास का सरफेस है, ग्रास है। ठीक है, ग्रास है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मिरर है, मिरर सरफेस यानी फ्लैट सरफेस एकदम। ठीक है, यहाँ कुछ अलग टाइप का सरफेस है, XYZ टाइप का सरफेस है। अब इस वाले सरफेस पे क्या होगा, हमें अलग फ्रिक्शन महसूस होगा। ठीक है, अलग फ्रिक्शन हमें फील होगा। इस वाले पे अलग फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, इस वाले पे अलग फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ पाना कि
इन तीनों पे केस में क्या हो रहा होगा, अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर बार अलग अलग चीजों का अलग अलग निकालते रहेंगे। उसी के लिए क्या दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या दिया गया हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लग रहा होगा। एक रेशियो हमें देता है। क्या देता है हमें, रेशियो देता है। क्या देता है हमें, रेशियो देता है। सिंपल कहूं तो मैं रेशियो देता है। ओके, रेशियो किसका देता है, जैसे अगर मैं सिंपल से इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट की हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख के देखते हैं। जैसे हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा म्यू, ठीक है, इसे म्यू पढ़ते हैं, इनटू नॉर्मल फोर्स। क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बेसिक मैथ लगाऊं तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का बीच का एक रेशियो है जो हमें बताता है कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगा, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसका एक रेशियो हमें मिल जाता है। जैसे मान लो ग्रास के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा, तो इस पे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं इस पे कोई रोलर मतलब रोलिंग सरफेस कोई रोल या बॉल रख देता हूं तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये सिंपल हमें ये म्यू बता देगा, एक रेशियो दे देगा, जिससे हम क्या करेंगे, इजी टू कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या, सिंपल अभी के लिए आप समझ लो कि मेजरिंग के टाइम पे काम आता है। जब हम मेजर करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है अपोज करना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। जब भी हम कोई दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को काउंट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उस टाइम पे हमें काम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताता है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में क्या रेशियो है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको मैथ रेशियो समझाना पड़ेगा। रेशियो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स की क्लास नहीं है ये हमारी, तो आपको समझना होगा कि रेशियो हम क्या मतलब कहना चाह रहे हैं। अब हायर कोएफिशिएंट इंडिकेट द ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, जितना ज्यादा ये म्यू की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उन दो बॉडी के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, उतना ज्यादा हमें, देखो हायर कोएफिशिएंट इंडिकेट क्या करता है कि ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उतना ज्यादा हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारा। नाउ नेसेसिटी और ड्रॉबैक की बात करते, देखो फ्रिक्शन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ठीक है, कुछ केसेस में हम बात कर लेते हैं कैसे फायदे में। जैसे हम लिखते हैं तो हमारा जो पेन होता है और हमारा जो कॉपी की सरफेस होता है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अगर आपने बॉल पेन देखे होंगे, ठीक है, तो उसकी टिप पे क्या होता है, बॉल होती है, छोटी सी बॉल होती है जो क्या करती है, रोल करती है। किसकी वजह से रोल कर पाती है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, हम चलते हैं तो हमारे स्लीपर्स और सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम सीधे चल पाते, नहीं तो हम फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है, बेटर ग्रिप्स मिलती है हमें। ओके, किसी चीज को स्टार्ट करना स्टॉप करने में कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यार बहुत तेजी से आगे जा रहा है तो ब्रेक्स पे क्या होगा, अगर आपने डिस्क देखी होगी तो ब्रेक्स क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट ब्रेक्स में क्या होता है, वो डिस्क को पकड़ लेते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, उस डिस्क के बीच में और जो ब्रेकिंग सिस्टम उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो भी व्हीकल है वो क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, स्टार्ट करने के लिए भी यूज होता है फ्रिक्शन। ओके, ड्रॉबैक्स की बात करें तो मशीन्स में ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी मशीन एक साथ चलते हैं, मशीन के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, जिससे क्या होता है, टूटता है, फूट जाता है। ठीक है, ये सब कारण है फ्रिक्शन के। ओके, मशीन की इफिशियंसी कम कर देता है, क्यों, क्योंकि जब भी आप दो चीजों को रब करोगे, दो चीजों के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और मशीन की इफिशियंसी भी कम हो जाती है। ओके, अब रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग। हम फ्रिक्शन को इलिमिनेट नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को एकदम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरत भी है बट नुकसानदायक भी है, जरूरत भी नुकसानदायक, तो इसलिए हम उसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते, इलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मशीनों के बीच में हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, मशीनों के बीच में जो गियर्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। पॉलिश यूज करते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं, बेरिंग्स आपने देखे होंगे मशीनों में यूज होते हैं बेरिंग्स, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन और कम हो जाता है। हम किसी भी चीज की जो शेप होती है उसको स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि ईयर से जो होगा उस पर कम फोर्स लग रहा होगा, उसको मतलब स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग कर देते हैं, बॉल बेरिंग्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलिश कर सकते हैं, किसी चीज को लुब्रिकेट कर देंगे ग्रीस से, ऑयल से, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा दो सरफेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कम हो जाएगा। ओके, सो
यहां तक बात होगी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। सो हमें ग्रिप बनानी होती है, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम कबड्डी खेल रहे हैं तो हमें क्या, हमारे हाथों में ग्रिप होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपोनेंट को पकड़ सके। तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथों पे मिट्टी को रब कर देते हैं। मिट्टी को रब करने से क्या होता है, हमारे हाथों के बीच में क्या होती है, बेटर ग्रिप आती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने अपोनेंट्स को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। जिम्नास्ट भी ऐसा करते हैं, वो अपने हाथों पे कोई भी सब्सटेंस लगाते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, बेटर ग्रिप्स मिलती है, ठीक है। ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इनहांस ट्रैक्शन, जैसे व्हीकल टायर, जैसे हम उसमें क्या देते हैं, थ्रेड्स देते हैं यानी ग्रुप्स देते हैं, जिससे क्या होता है, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, उसके बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। टायर्स में आपने देखे होंगे छोटे छोटे थ्रेड्स निकले होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं। वो थ्रेड्स क्या करते हैं, अगर वो पूरा सरफेस ही फ्लैट होता तो वो स्लाइड करता है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। बट ये रफ सरफेस हो जाने की वजह से क्या होता है, थ्रेड की वजह से क्या होता है, जो टायर का सरफेस होता है रफ हो जाता है, ऊपर उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बेटर ग्रिप मिलेगी और टायर्स को जो होंगे रोड्स पे अच्छे से चल सकेंगे, ठीक है। हमारे शॉल की जो सोल रहती है जूतों की, उनसे भी उसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, हम फिसलने से बचते हैं। अगर आपने किसी चप्पल को बहुत ज्यादा यूज किया तो उसकी जो ग्रुप्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिससे उसकी ग्रिप कम हो जाती है, और जब आप उसको पहन के चलते हैं तो आप फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। पुराने जूतों में आप फिसल के गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी सोल जो होती है खत्म हो जाती है, ग्रुप्स खत्म हो गए, सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन कम हो गया। जब फ्रिक्शन कम हो गया तो आप जब चलोगे तो फिसल सकते हो सरफेस के बीच में, क्यों, फ्रिक्शन कम है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। सो यहां तक हमने जो बात की वो बात की हमने फ्रिक्शन की, ठीक है, सिंपल फ्रिक्शन की। और जो भी बात की वो सिर्फ अप्लाई हो रही थी किसमें, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे किसी भी सॉलिड चीजों के लिए। किसके लिए बात कर रहे थे, सॉलिड चीजों के लिए। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो सरफेस है वो कैसा हो गया, हमारा लिक्विड हो गया। क्या हो गया, हमारा लिक्विड हो गया, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को समझना है। यहाँ फ्रिक्शन का मतलब वही है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स ही है यहाँ फ्रिक्शन का मतलब, ठीक है। बट फ्लूइड का मतलब क्या होता है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हो कि फ्लूइड हम बोलते हैं किसको, लिक्विड को बोलते हैं और गैस को बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है सिंपल, जो चीजें फ्लो कर सकती, जो चीजें बह सकती। तो बह क्या सकती है, आप बताओ, लिक्विड बह सकता है, हाँ लिक्विड बह सकता है। पानी बह सकता है ना, हाँ तो लिक्विड बह गया। गैस बह सकता है क्या, यानी एयर बह सकती है क्या, हाँ एयर गैस है तो बह सकती है, सिंपल सी बात है। तो फ्लूइड क्या होंगी, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैस जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया फ्लूइड फ्रिक्शन किसकी बात की गई। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, सरफेस ही चेंज कर दी, अपोज कर दी। जो अपोजिंग सरफेस है उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको हमने लिक्विड और गैस कर दिया। पहले अभी तक जितना भी हमने पढ़े उस केस में जो सरफेस था वो कैसा था, हमारा सॉलिड सरफेस था। बट इस केस में जो सरफेस है वो कैसा हो गया, लिक्विड और गैस, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रैग। इट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स एन ऑब्जेक्ट इनकाउंटर व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस के थ्रू मूव करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपोजिंग फोर्स फील करना पड़ेगा, जो कि होगा, जिसका हमने नाम दिया गया ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल है, फ्लूइड से मतलब क्या है, लिक्विड और गैस, फोर्स सेम वही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे आपने जब आप क्या करते हैं, जब आप बहुत जोर से दौड़ते हैं, आप समझिए, जब आप क्या कर रहे हैं, बहुत जोर से दौड़ते हैं, ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होता है, आपको सामने से क्या होगा, एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, मतलब आपको एयर आके आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी, जिससे क्या होगा, समटाइम्स क्या होगा, आप गिर जाओगे, ठीक है, आप थक जाते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे मीडियम में चल रहा है जहां पे गैस हो या फिर लिक्विड हो, तो गैस और लिक्विड भी क्या करते हैं, उस चीजों पे फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन को अज्यूम करता हूँ, क्या करता हूँ, किसी पर्सन को अज्यूम करता हूँ, मान लो ये पर्सन है, पहली बात तो ये इस पे चल रहा है सरफेस पे, तो इस पे सिंपल फ्रिक्शन तो हमारा इस पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे हमारा फ्रिक्शन सिंपल लग रहा है, क्योंकि इस पे ये भाग रहा है, बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है, तो सामने से इसको क्या लग रहा होगा, एयर का भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एयर का प्रेशर लग रहा होगा इस पे, ओके। अब एयर का प्रेशर लग रहा है तो मतलब ये किसके कांटेक्ट में है, देखो पहली बात तो ये सरफेस के कांटेक्ट में है, साथ में इन्वायरमेंट में भी है,
ठीक है, और इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है हमारी एयर। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है एयर के कांटेक्ट में, तो इस पे एयर भी कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स लगा रही होगी। तो उस फोर्स को हमने सिंपल सा नाम दे दिया, क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि किसकी वजह से होता है, लिक्विड या फिर गैस की वजह से। अब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो शिप है, पानी पे चल रही है, तो पानी उस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, जो कि उसको चलने से रोक रहा होगा। अब हवाई जहाज क्या होते हैं, एरोप्लेन हवा में उड़ रहे हैं, तो जितना ज्यादा तेजी से हवा, जितनी ज्यादा तेजी से हवा बहेगी, तो वो क्या करेगा, उस पर उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगा देगी, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगे तो उतना ज्यादा जो भी एरोप्लेन उसको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस हाइट को मेंटेन करने के लिए, या फिर सिंपल कहूं अपनी उड़ान को, अपनी हाइट को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड और गैस में होगा तो वो भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे, है ना। उस फ्रिक्शन फोर्स को हमने कह दिया फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे अपोज करता है। अब जैसे कोई फ्लूइड है बहुत ज्यादा डेंसर है, ठीक है, आप मान लो कि हनी है, ठीक है, हनी जो होता है ज्यादा डेंस होता है नॉर्मल लिक्विड से, ठीक है, जैसे वाटर से क्या होता है ज्यादा डेंस होता है। तो अगर मान लो आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, एक शहद का तालाब है, शहद का तालाब, उस पर आप बोट लेके निकल गए, तो आपको उस पर बोट चलाना आसान होगा क्या, बताओ, नहीं होगा। या फिर आप ऐसे वाटर में चले गए जो थोड़ा मडी टाइप का हो, कीचड़ भरा हो, उसमें आपको बोट चलाना आसान पड़ेगा कि मुश्किल पड़ेगा, आप बताओ, मुश्किल पड़ेगा ना। अगर प्योर वाटर होता, सिंपल वाटर होता, उसमें मिट्टी नहीं होती, तो आपका जो भी बोट है वो आसानी से चल सकती है। लेकिन वो डेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको फ्रिक्शन क्या हो रहा है, आपको ज्यादा फील हो रहा है, ठीक है। तो नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डेंसर होगा, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, उतना ज्यादा आपको फ्लूइड फ्रिक्शन महसूस होगा, है ना। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन बिकॉज दे अलाउ स्मूथर फ्लो ऑफ द फ्लूइड अराउंड देम, ठीक है। स्ट्रीमलाइन का मतलब समझो, जैसे आपने शिप्स देखी है, ठीक है, शिप्स देखी होगी, तो आप आगे से कैसे होती है, इस टाइप की होती है, आगे से इस टाइप से होती है। क्यों, क्योंकि सामने से क्या लग रहा होगा इस पे, देखो ये हमारी बोट है, अगर सिंपल सा मैं कहूँ ये हमारी बोट है, तो इस पर आगे की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ये बोट लगा रही होगी आगे की तरफ मूव करने के लिए। बट इस पे सामने से क्या लग रहा होगा, अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, है ना, अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये किस में है, वाटर में है, ये किस में है, ये किस में है हमारा, वाटर में, किस में है हमारा, वाटर में। तो इस पे सामने से फोर्स लग रहा है, वाटर में, तो वाटर क्या फ्लूइड है, तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यहां सामने से जब ये फोर्स लग रहा है, तो इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसा बहुत ही कम हो गया है। देखो नीचे से तो है, नीचे से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट देखा जाए अगर ये ऑब्जेक्ट एकदम फ्लैट होता है, ऐसे सामने से डब्बे जैसा होता, तो इस पे क्या हो रहा होता है, वाटर जो होता है ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता, ज्यादा प्रेशर लग रहा मतलब ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो बॉडी स्ट्रीम लाइन है, यानी कि फ्लो को अलाउ करती है, अब ये वाटर को क्या करेगा, काट के इधर से निकाल देगा। सेम बुलेट ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, सेम कहूं मैं एरोप्लेन में भी आगे से लूप जैसा बना होता है कि जो एयर को क्या करे, पास कर सके, वाटर के केस में वाटर को साइड कर सके। अगर एरोप्लेन का सामने का ऐसा डब्बा होता, या फिर मैं कहूँ कि बुलेट ट्रेन का डब्बा ऐसा होता सामने से, तो उसको ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब सादा फ्रिक्शनल फोर्स फील होता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको स्पीड नहीं मिल पाती, है ना, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फ्लो को अलाउ करते हैं कि भाई तू लिक्विड है, तू साइड से निकल जा, तू एयर है साइड से निकल जा, ओके। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो जितना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट तेजी से भागेगा, उसको उतना ज्यादा ही फ्लूइड फ्रिक्शन महसूस होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शनल फोर्स महसूस होगा। आप भागिए, खूब जोर से भागिए, एकदम आपकी अपनी हद तक भागिए, तो आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि आप अभी गिर जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सामने से आपको प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल, वो एक्चुअली प्रेशर नहीं है, वो फ्रिक्शन है, जो कि कौन लगा रहा है, हमारा एयर लगा रहा है, ठीक है, एयर लगा रहा है। तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हमने फ्लूइड फ्रिक्शन का, जितना ज्यादा आप स्पीड से भागोगे उतना ज्यादा आपको फ्लूइड फ्रिक्शन फील होगा, और हो सकता है कि आपको ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगे तो आप ज्यादा गिर जाओ, ठीक है, हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कहाँ लगता है, हमारे एयर में लगता है और वाटर में लगता है, ठीक है। नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करें वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हमें सॉलिड सरफेस पे ही लगता है, ओके। सो
आज के लेक्चर में इतना ही था, और चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, और आप अपने हिसाब से आंसर देते जाइए। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। अब हमारा पहला ही क्वेश्चन आ गया कि फ्रिक्शन क्या होता है। अब हमने क्या क्या रखा अभी पढ़ा, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं। देखो, मोशन को बढ़ाता है क्या? नहीं भाई। फोर्स दैट एड मोशन नहीं करता। इफ फोर्स दैट अपोज मोशन, हाँ ये करता है। इफ फोर्स दैट एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट, नहीं एक्सेलरेट नहीं करता, उसके मोशन को अपोज करता है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, स्पीड फोर्स में मदद करता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपोज करता है मोशन को, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है। अपोज ऐसा फोर्स जो कि मोशन को अपोज करे, ओके। विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट का मतलब हमें पता है कि स्टैटिक होता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगे तो उसको रोके, ऐसा फ्रिक्शन जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगे उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वाई इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हमसे पूछा गया है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाता है किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में, एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है सरफेस से, उससे कम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग सरफेस आर स्मूथ, ठीक है, ये हो सकता है वैसे तो, लेकिन इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि स्लाइडिंग सरफेस भी क्या होता है? स्मूथ हो सकता है, लेकिन तब भी ये कारण नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। रोलिंग रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, इससे क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाता है। रोलिंग इंक्रीज वेट बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। सोचिए आपको कैसे करना है। अब यहाँ में पूछा गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स बताना है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या होगी? देखो फोर्स की यूनिट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि न्यूटन होती है, न्यूटन होती है, या कहूँ तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये यूनिट होती है, फिर ये न्यूटन यूनिट होती है, ये दोनों ही यूनिट होती है, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। तो जो ये न्यूटन यूनिट है, तो ये फिर फोर्स की यूनिट है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या होगी? आप बताओ मुझे, थोड़ा सोच के बताओ। क्वेश्चन तो फोर्स का था, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बट कोई पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट बताओ, तो क्या बताओगे आप? तो फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन ही होगी, ध्यान रखिएगा। फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन ही होगी। आपको इसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है, डाउट क्रिएट मत करिएगा कोई भी, ओके। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट नहीं करता? रफनेस और सरफेस रफनेस, ठीक है, ये अफेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट करता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट करता है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई फ्रिक्शन में कलर का क्या काम? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिए यहाँ पे। अब हमसे पूछा गया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन मोशन, नहीं। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, नहीं। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, ओके। फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो या तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रहा होगा, ठीक है, या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कर रहा होगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अब फील करता है, कोई भी मोशन में जाने से पहले जो उसको फील होता है, मूव करने से पहले उसको जो फील होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है, जब तक रेस्ट में होती है उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, ओके। अब इनमें से विच ऑफ दिस रिड्यूस फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को? तो ग्रूव से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ता है, तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया। लुब्रिकेशन फ्रिक्शन को कम करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रफ सरफेस से बढ़ जाएगा फ्रिक्शन, हैवी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ग्रुप से भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन लुब्रिकेट से क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। विच शेप इज मोर एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक का मतलब ये आप समझ लें कि जो एयर और वाटर को पास होने दे, सिंपली पास होने दे। तो स्फीयर 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 बनाना है मुझे, स्फीयर बनाना है, तो स्फीयर हो गया, ठीक है। क्यूब हो गया। अब स्फीयर से क्या होगा? सामने से इस पर कोई चीज टकराएगी, एयर या फिर वाटर, तो इस पर क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स फील होगा। अगर ये सरफेस ऐसा सरफेस है इस पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, तो इसमें भी ज्यादा फील होगा, तो ये और ज्यादा एरोडायनेमिक नहीं, क्यों? क्योंकि ये पाथ नहीं दे रहा, फ्लो
एयर ऑफ फ्लो को रोक रहा है, एयर ऑफ वाटर को रोक रहा है, अगर वाटर की बात करूँ, एयर की बात करूँ या किसी फ्लूइड की बात करूँ। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि इसके फ्लो को अपोज सबसे कम करती है। तो स्ट्रीम शेप क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इरेगुलर शेप नहीं भाई, इरेगुलर शेप तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स। अब हमने फोर्स का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जो कि होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिना देखे समझे भी आप लगा सकते हैं, आपको रटा हुआ होना चाहिए। What happens to a fluid friction if speed increase। अब फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या होगा जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे, तो मैंने कहा कि जितना ज्यादा आपको स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शन फील होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे होगा कि जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शन। इसको आप याद रखिएगा, जब आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स महसूस होता है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्रुप्स इन द व्हीकल टायर। व्हीकल टायर में जो ग्रुप्स होते हैं उनका काम क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस नहीं, एयर रेजिस्टेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं होता, स्पीड तो मोटर भी डिफरेंस करती है भाई, ग्रुप्स बढ़ाने से वजन थोड़ी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस। अगर किसी सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा नहीं भाई, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जब भी किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, एकदम फ्लैट एकदम पॉलिश्ड सरफेस, जैसे मिरर नहीं होता पॉलिश, उस टाइप का सरफेस हो, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कम होगा। आप टाइल्स पे ज्यादा आसानी से फिसल सकते हैं एज कम्पेयर टू आप रोड्स पे चलते हो। ठीक है, तो पॉलिश सरफेस से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, अब फोर्स एंड फ्रिक्शन के बीच में जो लॉ, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहली बात, आपने वैसे लॉस नहीं पढ़े हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, वो मोशन में नहीं जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट छूट भी गया हो तो अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो वो कहता है कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा करेक्ट होना चाहिए। यहाँ थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था, यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछना चाह रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि फोर्स के बारे में जो बात करता है वो फोर्स के बारे में कौन बात करता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन आल्सो कॉल्ड। फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या, ड्रैग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नाम से पूछा सकता है। ठीक है, विच ऑफ दिस एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन बीइंग यूजफुल। इंजन ओवर हीटिंग, फ्रिक्शन की वजह से ओवर हीटिंग हो गया इंजन, तो भाई दिक्कत की बात है, गाड़ी गर्म हो गई आपकी, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इसका यूजफुल तो कुछ नहीं है, इससे नुकसान ही हुआ हमारा। स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग, भाई हम चलते चलते फिसल जा रहे हैं, तो ये तो इसमें फ्रिक्शन कम है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूजफुल थोड़ी है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं। राइटिंग ऑन पेपर, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कि भाई पेपर पे लिख रहे हैं तो जितना अच्छे से फ्रिक्शन होगा उतनी अच्छे से हमारी राइटिंग आएगी, मतलब उतने अच्छे से पेन चलेगा और उतने अच्छे से आपकी राइटिंग आएगी। ठीक है, टायरों का घिस जाना फ्रिक्शन की वजह से, तो ये उसका नुकसान है। देखो बेटर ग्रिप तो मिल रही है, ग्रुप्स की वजह से उन पर बेटर ग्रिप्स मिल रही है, लेकिन टायर क्या होंगे, चलते चलते घिस जाते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान भी होता है। एक साइड फायदा है तो दूसरी साइड नुकसान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे वैसे करेक्ट है हमारा। अब वियर टियर ऑफ मशीन पार्ट का टूटना फूटना किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में फ्रिक्शन में आएंगे, एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे या फिर किसी भी तरीके एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे बार बार, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और जिससे क्या होगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी इनके बीच में। ओके, ए बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है लेकिन थोड़ा लॉजिक बेस्ड है। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। एक बॉल है, उसने रोल करना स्टार्ट किया, सिंपल से कहूं घूमना स्टार्ट किया, रोल स्टार्ट किया ग्राउंड में, और थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ, वो रुक गई। क्या हो गया, थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक गई। तो देखो हमने कहा है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो जब जैसे ये बॉल था, ये मोशन में था, ठीक है, मोशन में था, और ये बॉल सिंपल
सिंपल ग्रास ग्राउंड है तो ग्रास ही होगा, नहीं तो मिट्टी तो होगी ना, तो उस पर क्या होगा, रोल कर रहा है, धीरे धीरे चलने के बाद तो थोड़ी दूर के बाद रुक गया। अगर ऐसे देखोगे तो हमें तो लगेगा कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो गलत है, भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी दूर चलने के बाद तो रुक गया, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली सोचे तो उसका मतलब है कि इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन, जो कि उन दोनों के कॉन्टेक्ट के आने की वजह से लग रहा है, ग्राउंड और बॉल के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बॉल जो है थोड़ी दूर चलने के बाद क्यों रुक गई, थोड़ी दूर डगरने के बाद क्यों रुक गई, क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन ने उसको रोका है, ठीक है, फ्रिक्शन ने अपोज कर दिया किसको, फोर्स को। ओके, व्हाई इज फ्रिक्शन कंसिडर एज नेसेसरी इविल, ठीक है, नेसेसरी इविल क्यों समझते हैं, क्यों, इट ऑलवेज अपोज मोशन, नहीं हमेशा अपोज नहीं करेगा, इट हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी, इसलिए हम इसे जरूरतमंद भी बोलते हैं और एवेलेबल भी बोल रहे हैं, ठीक है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबलिंग अस टू वॉक, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि हमें चलने में मदद करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स, यस, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो हमारे स्लीपर्स और हमारे सरफेस लैंड पे होता है, लैंड सरफेस पे, इन दोनों के कांटेक्ट में आने से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मैग्नेटिक फोर्स की बात ही नहीं होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं होगी, दोनों ही अलग चीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया। अब मैंने कहा है कि क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे किया है, तो रेशियो ऑफ फोर्स टू वेट, नहीं फोर्स और वेट का रेशियो नहीं, फोर्स और वेट का रेशियो क्या होगा, देखो अगर मैं फोर्स एंड जैसे इसमें क्या पूछा गया, फोर्स एंड वेट का रेशियो पूछा गया, तो फोर्स होता है ये और इसके नीचे का लिख दी एम इक्वल टू, यहाँ पे ए रख लेता हूँ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, मा इंटू ए, तो ये रेशियो क्या हो गया हमारा, यू किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन थोड़ी है कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये हमारा ऑप्शन, ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि फोर्स और जो मास का रेशियो होता है, फोर्स और जो मास का रेशियो होगा किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के बराबर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एफ इक्वल टू होता है मा, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, सॉरी। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं, जिसमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अप इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल, ठीक है। तो यानी रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी टू टाइम, ठीक है, या फिर फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, मास के बराबर होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगी, एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी दोनों ही गलत है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, ओके। सो आई होप कि जो फ्रिक्शन है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारे शायद सिलेबस में एक और बार हमें फ्रिक्शन को पढ़ना है, तो उस टाइम हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम जो चीजें पढ़ेंगे उनको रिवाइज कर लें और क्लियर हो जाए। ये टॉपिक अलग से भी दिए, इसका मतलब ये कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको इसको और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर कोई बच्चा, किसी को डाउट है, ठीक है, किसी बच्चे को भी डाउट है, तो हम उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहता हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमें बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चा बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को लेगा, उसको हम लोग वीकली टेस्ट देंगे, ठीक है, डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी, डेली टास्क प्लान होगा, उसका डिवाइस ट्रैकिंग भी होगी कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है बच्चे का, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, साथ में उसकी रैंकिंग भी दी जाएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ओके। सो आई होप कि आज की जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आई होगी और आप फ्रिक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे वेराइटीज हैं साइंस के अंदर, हमारे पास बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन का हमें सिलेबस से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको ज्यादा पढ़ना है, ओके। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है, जो ज्यादा है उसको और ज्यादा पढ़ना है। सो आई होप कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। So thanks for giving your precious time at the last. Thank you so much.